हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण की करंट अफेयर्स और नवंबर 2020 का संस्करण है ये। इसके बाद जो आपको वीडियो आएगा वो क्रॉनिकल नवंबर 2020 के संस्करण का आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इस वीडियो में मैंने दिवस को ऐड कर दिया है, जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। तो दिवस को, उसके साथ उसके थीम, विषय और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इस वीडियो में ऐड किया गया है। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक देखा जाए तो वह है सांसदों के वेतन भत्तों में 1 वर्ष तक 30% की कटौती। तो देखिए, इसका जो है द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट 2020, जिसे कहते हैं संसद सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन संशोधन विधेयक 2020, और इसे संसद में सितंबर 2020 में पारित कर दिया गया। देखिए, इसका जो उद्देश्य था वो कोरोना महामारी के बीच में जो आर्थिक संकट है उससे निपटने के लिए सांसदों के वेतन भत्ता और पेंशन में 1 वर्ष तक 30% की कटौती के लिए लाया गया था। ये तो सांसदों के वेतन कटेंगे, और साथ में ही इसके साथ साथ एक और विधेयक पारित किया गया, वो है मंत्रियों के वेतन भत्तों में भी कटौती के लिए विधेयक संसद में पारित हो गया। ठीक है। फिर देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, जिसे कहते हैं सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, उसको भी 2 वर्ष के लिए स्थगित करने का प्रावधान इस विधेयक में है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है होम्योपैथी व भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 अलग अलग विधेयक संसद में पारित किए गए। तो देखिए, संसद के द्वारा सितंबर 2020 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक लाया गया और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक को भी पारित किया गया। देखा जाए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक में, तो इसका जो मुख्य बात है वो है कि इस विधेयक द्वारा होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन किया गया है, और इस अधिनियम में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की व्यवस्था की गई है, जो होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को नियंत्रण करता है। कहने का मतलब यह है कि अब ये नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान भी इस विधेयक में पारित किया गया है। ठीक है। और देखिए, दूसरा है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक को 1970 के भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद कानून में संशोधन के लिए लाया गया, और ये अधिनियम आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति, शिक्षा और प्रैक्टिस को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब 28 राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हो गए। तो देखिए, अभी तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है 1 अक्टूबर को। ठीक है। और इसके साथ मतलब कि तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश जब इसमें शामिल हो गए तो अब कुल 28 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गए इसमें शामिल होने वाले। और इसका जो टारगेट है वो है मार्च 2021 तक जितने भी बड़े बचे हुए राज्य हैं उन सबको इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। और देखा जाए तो देश में भी जो कुल राशन कार्ड धारक हैं वो कुल 81 करोड़ से अधिक हैं। चलिए नेक्स्ट है कि राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में गोल्डन स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। तो देखिए, ये जो है अंबाला वायु सैनिक केंद्र है, वहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया है, और ये 10 सितंबर को किया गया है। ठीक है। ये फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पार्ले, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। ठीक है। फिर रक्षा मंत्री ने राफेल विमान को गेम चेंजर बताया। ठीक है। और अभी 5 राफेल विमान जो है वो भारत को प्राप्त हो चुके हैं, और अन्य 31 विमान अभी भी और प्राप्त होने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी में देखा जाए तो ये सरकारी सेवा में सुधार के लिए सरकार के राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास के कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। और ये मिशन जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मानव संसाधन परिषद है उसकी निगरानी में कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें 2 करोड़ से अधिक सिविल सेवा कर्मियों ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा होगी। देखा जाए तो आईगॉट कर्मयोगी नाम का जो देश विदेश की प्रशिक्षण सामग्री युक्त एक विशेष एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, और प्लेटफॉर्म के संचालन के लिए एक कंपनी जिसे विशेष प्रायोजन व्हीकल
यानी एसपीवी जिसे कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जाएगा और उसे ही ये दायित्व सौंपा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना से 2017 में सेवानिवृत्त हुए विमान वाहक पोत विराट के विखंडन की तैयारी की गई है। देखिए जो विराट पोत है एक्चुअली इसे कहा जाता ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता था और ये विश्व का सबसे पुराना सेवारत विमान वाहक पोत है। एक्चुअली 1987 से ये 2017 तक भारतीय नौसेना में रहने के बाद 2017 में इसे सेवानिवृत्त किया गया और भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने से पहले अगर देखा जाए तो इसका नाम था HMS हर्मिस और ये ब्रिटेन की रॉयल नेवी में लगभग 25 साल तक सेवा दे चुका था। उसके बाद इसे 1984 में वहाँ पे रिटायर कर दिया गया था और 1987 से ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। देखा जाए तो इसे बेचा गया है 38.54 करोड़ में और इसे खरीदने वाले हैं अलंग के श्रीराम ग्रुप और इसे विखंडन करके कबाड़ के रूप में से खरीदा गया है और इसे बाद में इसको रीयूज़ किया जाएगा जैसे मोटरसाइकिल बनाने में और भी सामान में, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में स्टील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चीन से जुड़े 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। तो देखिए ये 2 सितंबर को प्रतिबंध लगाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चीन के 118 अन्य ऐप्स पर प्रतिबंधित किया गया है और जिसमें एक्चुअली यहाँ पे पबजी है। ठीक है, पबजी भी शामिल है। ये बहुत ही फेमस गेम है इंडिया में बच्चों के बीच और इसे भी इसमें शामिल किया गया है बैन करने के लिए। और अब तक भारत सरकार ने कुल 224 चीनी ऐप्स को बंद कर चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हरसिमरत कौर बादल का त्याग पत्र। देखिए 17 सितंबर 2020 को कृषि संबंधी विधेयकों को विरोध में व्यक्त करते हुए ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया और साथ ही इनकी जो पार्टी थी शिरोमणि अकाली दल, यानी वो शिरोमणि अकाली दल NDA से भी अलग हो गई और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर को ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक को संसद में मंजूरी दे दी गई है। पहले जो था जम्मू कश्मीर का जो आधिकारिक भाषा था वो था हिंदी और उर्दू, लेकिन इसके अतिरिक्त अब हिंदी, कश्मीरी और डोगरी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा हो गई है। मतलब कि जम्मू कश्मीर की अब 5 भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं और पहले तो अंग्रेजी और उर्दू ही थी। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 74% लोग जो हैं वो कश्मीरी बोलते हैं और 2011 के जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो केवल 0.6% उर्दू और 2.3% हिंदी बोलने वाले लोग थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन की नेशनल ज्यूरी की संस्तुति। तो देखा जाए तो पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 8 समुद्री तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन संस्तुति की है और ये प्रमाणन डेनमार्क के पर्यावरण उन्मुखी गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके द्वारा किया जा रहा है। और ये जो 8 समुद्री तट हैं तो एक है उड़ीसा का गोल्डन तट, फिर गुजरात का शिवराजपुर, केरल का कप्पर, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, कर्नाटक का पदुबिकी, कर्नाटक का पादुब्रिदी, फिर कर्नाटक का ही दूसरा है कासरकोड, फिर अंडमान निकोबार का राधानगर और दमन और दीव का घोगला। ये 8 जो हैं एक्चुअली इन 8 को अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए नेशनल ज्यूरी की संस्तुति दी गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित और ये 3 चरणों में मतदान होने वाला है। पिछली बार जो मतदान हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार 3 चरणों में होगा। और बिहार विधानसभा का जो कुल सीट है वो 243 सीट है, जिसमें आपको SC के लिए 38 और ST के लिए 2 सीट आरक्षित हैं। इसमें देखा जाए तो पहला चरण जो होगा वो 28 अक्टूबर को होगा, जिसमें 16 जिलों में 71 सीटों के लिए इलेक्शन होंगे। फिर दूसरा चरण में 3 नवंबर को होगा, जिसमें 17 जिलों में 94 सीट्स के लिए होंगी। और तीसरा चरण होगा 7 नवंबर और इसमें 15 जिलों पे 78 सीटों के लिए इलेक्शन होगी। और मतगणना जो होगा वो 10 नवंबर को होगा। ठीक है, और समस्त चुनाव प्रक्रिया जो है वो 12 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें आगे देखा जाए तो 22 अक्टूबर 2020 को 75 सदस्यीय विधान परिषद, जो बिहार का विधान परिषद है वो 75 सदस्य हैं और इसमें 8 सीट आपको मई से ही खाली है। और इस 8 सीट के लिए इलेक्शन होने हैं 22 अक्टूबर को,
जिसमें 4 सीट जो है वो शिक्षक कोटे का है और 4 सीट स्नातक कोटे का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन। तो ये देखा जाए तो 25 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया है और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लेगी। देखा जाए तो अब नेशनल मेडिकल कमीशन ही देश में एलोपैथी चिकित्सा शिक्षा का नियामक होगी। जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था अब नेशनल मेडिकल कमीशन हो गया है। ठीक है, और जो पहले अध्यक्ष हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के वो हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। ये दिल्ली एम्स में ईएनटी विभाग में है और इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होगा या अधिकतम 70 वर्ष इनकी आयु होने तक। मतलब जो पहले आ जाए, या तो इनकी एज 70 वर्ष हो जाए या फिर इनका कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हो जाए। ठीक है, फिर एनएमसी के जो नए महासचिव हैं मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन के जो नए महासचिव बनाए गए हैं वो है राकेश कुमार वत्स, और ये पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी महासचिव ही थे जिन्हें एनएमसी के भी महासचिव बनाए गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अयोध्या विवाद ढांचा गिराने पे 28 वर्ष के पुराने मामले में सभी 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। तो देखिए 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में 32 आरोपियों पर सीबीआई की लखनऊ स्थित विशेष अदालत 30 सितंबर 2020 को बरी कर दिया। फैसला ये आया कि विशेष न्यायाधीश जो थे श्री सुरेंद्र कुमार यादव, उन्होंने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि यह सिद्ध हो कि ढांचा गिराने में उनकी संलिप्तता रही हो और विध्वंस जो पूर्व नियोजित नहीं था तथा यह अराजक तत्वों के द्वारा किया गया अकस्मात कार्य था। देखिए सीबीआई की जो चार्जशीट आई थी उसमें कुल 49 आरोपी बनाए गए थे और इसके फैसले आने से पहले ही 17 लोग मर चुके हैं। अब जीवित जो 32 आरोपी थे उनमें से कुछ हैं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। तो यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त होता है और मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है संघाई सहयोग संगठन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल व सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक। तो देखा जाए तो ये बैठक जो हुआ था वो 4 सितंबर 2020 को हुआ। बैठक मॉस्को में, रूस के मॉस्को में, और इन सब में मतलब संघाई सहयोग संगठन हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल और सामूहिक सुरक्षा संधि, इन सब संगठनों में भारत जो है सिर्फ SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो भारतीय शिष्टमंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वार्षिक आतंक विरोधी अभ्यास जो पीस मिशन था उसके आयोजन के लिए रूस को धन्यवाद दिया। और देखा जाए तो चीन के रक्षा मंत्री जो हैं जनरल वेई फेंगे, उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की चीन विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। तो इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री फेंगे के साथ वार्ता की थी और उसके बाद 10 सितंबर को रूस के मॉस्को में ही ये वार्ता संपन्न हुई, जिसमें भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री इन दोनों ने बात की और दोनों विदेश मंत्रियों ने सीमा पर शांति बहाल के लिए सैनिकों के शीघ्र वापसी व उकसावे की कार्यवाही नहीं करने जैसी बात कही। और इसमें 5 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई इन दोनों की। तो देखा जाए वो 5 पॉइंट्स कौन कौन हैं। तो पहला है कि मतभेदों को बड़ा विवाद नहीं बनने देने का वादा दोनों देश के अमल करेंगे, और दूसरा है सीमा पर तनाव दूर रखने के लिए दोनों देशों की सेना वार्ता जारी रहेगी और दोनों देश ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो सीमा विवाद बिगाड़े। फिर है कि सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता जारी रहेगी और विश्वास बहाली के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूस व भारत नहीं नेक्स्ट टॉपिक है रूस, भारत व चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक मॉस्को में संपन्न हुई और RIC की अध्यक्षता अब भारत को मिली। RIC में आपको हो गया रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, और देखा जाए 10 सितंबर को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, इन दोनों ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मेजबानी में ये जो है बैठक संपन्न हुई और इसकी अध्यक्षता जो है अब भारतीय विदेश मंत्री को सौंपी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक की उच्च स्तरीय बैठक
तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका आभासी बैठक हुआ है 2 सितंबर 2020 को। फिर देखा जाए तो भारत के जो प्रतिनिधित्व किए थे वो थे विदेश मंत्री के सचिव, और ये पूर्व हैं सचिव विजय कुमार ठाकुर। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इसकी अध्यक्षता जो है वो श्रीलंका ने की थी। ठीक है, और मौजूदा 7 सदस्य देखा जाए बिम्स्टेक का तो वो है बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल व भूटान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीन को पराजित कर भारत संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग हेतु निर्वाचित। तो देखिए 14 सितंबर 2020 को 54 सदस्यीय निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे इकोसॉक कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, की महिला लिंग समानता एवं सशक्तिकरण से संबंधित आयोग हेतु चुनाव संपन्न हुए। और एशिया क्षेत्र के 2 सीट थे जिसमें भारत, अफगानिस्तान और चीन ये चुनाव के मैदान में थे। तो इसमें अफगानिस्तान को 39 मत मिले, भारत को 38 और चीन को 27 मत प्राप्त हुए। इसलिए अफगानिस्तान और भारत को इसमें शामिल कर लिया गया है अगले 4 वर्षों के लिए। इनकी सदस्यता जो होगी वो 4 वर्षों की होगी, 2021 से 2025 तक। चलिए नेक्स्ट है अमेरिका व मालदीव के बीच रक्षा सहयोग समझौता। तो देखिए ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो चीन का जो बढ़ता हुआ गतिविधि है उसको देखते हुए इस क्षेत्र में शांति और सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका और मालदीव के बीच एक सुरक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है सितंबर 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका में नए संविधान के निर्माण हेतु विशेषज्ञ दल का गठन। तो देखिए श्रीलंका में 2015 में जो किया गया था संविधान संशोधन वो 19वां संविधान संशोधन था, और उसको अब निरस्त करके 20वां संविधान संशोधन लाया गया है। 19वां संविधान संशोधन में क्या था, इसमें यह था कि राष्ट्रपति की शक्ति को भारी कटौती करते हुए संसद में प्रधानमंत्री की शक्ति को बढ़ाई गई थी। और जो 20वां संविधान संशोधन लाया गया है इसमें राष्ट्रपति की शक्ति को बहाल किया जाएगा। इसको 2 सितंबर 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। नेक्स्ट है शिंजो अबे के स्थान पर योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री। शिंजो अबे अपनी बीमारी के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और 16 सितंबर 2020 को जापान के सत्तारूढ़ जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हैं उसके नए नेता योशिहिदे सुगा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे, मतलब शिंजो अबे का जो कार्यकाल शेष बचा हुआ है उस कार्यकाल तक, मतलब सितंबर 2021 तक ये जापान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के ऐतिहासिक शांति समझौते पर व्हाइट हाउस का हस्ताक्षर। तो देखिए 15 सितंबर 2020 को यूएई व बहरीन के साथ इजराइल का ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ, और इस समझौता को अब्राहम समझौता नाम दिया गया है। देखिए इसके साथ अब ये राजनयिक संबंध स्थापित करने, एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत की नियुक्ति करने, पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि क्षेत्र में सहयोग करने को सहमत हुए हैं। देखा जाए तो यूएई व बहरीन क्रमशः तीसरा और चौथा अरब देश हो गया जो इजराइल के साथ समझौता किया है। पहला था मिस्र जिसने 1979 में इजराइल के साथ समझौता किया था, दूसरा था जॉर्डन 1994 में शांति समझौता किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय संकट से जूझ रहे मालदीव को भारत द्वारा 25 करोड़ डॉलर की सहायता। तो देखा जाए तो 20 सितंबर 2020 को भारत द्वारा मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की सहायता ट्रेजरी बॉन्ड के जरिए प्रदान की गई। तो देखा जाए हुआ यूं कि मालदीव जो है वो कंट्री आपको बहुत ज़्यादा डिपेंड है पर्यटन पे, और अभी कोरोना काल में पर्यटन का आवागमन बंद होने के कारण वहाँ की स्थिति खराब हो गई, वित्तीय संकट। और इसी दौरान चीन ने मालदीव को ऋण की किस्त के लिए 1 करोड़ डॉलर की किस्त की अदायगी के लिए नोटिस भेज दिया। तब वहाँ के राष्ट्रपति जो है इब्राहिम मोहम्मद सोले, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अनुरोध किया, और उस अनुरोध पे ये 25 करोड़ डॉलर की सहायता प्रदान की गई। और इस 25 करोड़ डॉलर की सहायता को अब मालदीव इसे 10 वर्ष में लौटाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र वर्चुअल मोड्स में ही प्रारंभ। तो ये 16 सितंबर 2020 को शुरू हुआ है, और वर्चुअल कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम टर्की के राजनयिक वोल्कन बोजिकर की अध्यक्षता में ये प्रारंभ हुआ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विगत 5 दशकों में पृथ्वी की 68% प्रजातियां विलुप्त हो गई। ये WWF की रिपोर्ट है। WWF की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 सितंबर 2020 को
जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है उसकी ताज़ा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई और 1970 से 2016 के दौरान इन 46 वर्षों में लगभग 68% प्रजाति, जो कि संख्या में देखा जाए तो 4,392 लुप्त हो चुकी हैं। और वन्यजीव प्रजातियों में अफ्रीका में 65% कम हुए हैं, फिर एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो 45% कम हुए हैं, और उत्तरी अमेरिका में 33% कम हुए हैं, और यूरोप और मध्य एशिया में 24% कम हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका वर्ष 2020 की सूची जारी की गई है, और ये 23 सितंबर 2020 को ये टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व सर्वाधिक शक्तिशाली जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उन 100 हस्तियों की सूची जारी की गई है, जिसमें भारत के 5 इसमें शामिल हैं। पहले हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे हैं आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर हैं। फिर है सुंदर पिचाई, गूगल के CEO। फिर है बिल्किस बानो, ये शाहीन बाग में प्रदर्शन जो हुए थे उस दौरान ये चर्चा में रही थी। फिर है आपको प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, जो कि लंदन में एक मरीज को HIV से मुक्ति दिलाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है कि कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के लिए विपक्ष के प्रबल विरोध के बीच 3 नए अधिनियम लाए गए। तो देखिए, ये जून 2020 में लाया गया था और 27 सितंबर को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया। और इस विधेयक में जो शामिल किया गया है वो देखा जाए तो पहला है कि आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। इसके तहत अनाज, दलहन, खाद्य तेल और आलू प्याज अब अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगे और इनका असीमित भंडारण और परिवहन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक, और इसके तहत किसान अब अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे, चाहे तो वो ऑनलाइन भी बिक्री इसकी की जा सकती है। और इसमें नेक्स्ट है मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक। इसमें देखा जाए तो किसान अब अपनी उपज को पूर्व निर्धारित कीमत पर बिक्री के लिए क्रेताओं के साथ लिखित समझौता पहले ही कर सकेंगे, और कीमत परस्पर सहमति तय करने के लिए दोनों पक्षों में छूट होगी। कहने का मतलब ये है कि किसान चाहे तो किसी भी कंपनी के साथ, मान लीजिए कोई बिस्किट कंपनी है और उसे गेहूं चाहिए, तो किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेगा और किसान के साथ वो पहले ही डील कर लेगा कि आप जब उपज उगाएंगे, जो गेहूं उगाएंगे, उसे कितने रुपए किलो वो लेगा। और इसके लिए चाहे तो वो लिखित समझौता कर सकता है, चाहे तो वो पहले एडवांस लेकर अपना किसान खेती भी कर सकता है, और इसके लिए उन दोनों को छूट होगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है श्रम क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के लिए 3 श्रम संहिता संसद में पारित किए गए। इसे देखा जाए तो लोकसभा में इसे 22 सितंबर को और राज्यसभा में 23 सितंबर को इसको पारित कर दिया गया। और इसके तहत जो सुधार है उसमें देखा जाए पहला है औद्योगिक संबंध संहिता, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। इसमें देखा जाए तो जो मध्यम और बड़ी इकाई हैं उसके जो श्रमिक हैं उसकी भर्ती और छंटनी के संबंध में है। मतलब कि अब जो 300 से कम कर्मी वाले उपकरण हैं उसमें छंटनी के लिए या फिर उपकरण को बंद करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति नहीं लेनी होगी। दूसरा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, जिसे कहते हैं द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। इसके तहत होगा यूं कि जो काम के लिए अधिकतम 8 घंटा है इसके तहत निर्धारित किए गए हैं, और महिलाओं को अब सभी तरह के कार्यों के लिए नियुक्ति दी जा सकेगी। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा संहिता, मतलब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो देखिए इसमें है कि जो संगठित और असंगठित हैं दोनों क्षेत्रों में जो लगाए गए स्टाफ हैं उनको स्थायी श्रमिकों की तरह ही सारी सुविधा होगी, और जो 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर रखे गए हैं कर्मी हैं उसे भी ग्रेच्युटी जैसी सुविधा मिल सकेगी। और ये सारी फैसिलिटीज देखा जाए तो पहले 5 साल तक काम करने के बाद मिलता था, जिसे अब बदल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मत्स्य संपदा योजना। ये देखा जाए तो 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से शुरू किया गया है, और इसके तहत 20,000 करोड़ के निवेश के साथ ये योजना 21 प्रदेशों में एक साथ शुरू की गई है। ये धनराशि जो है 20,000 करोड़, इसे 4 से 5 वर्ष में खर्च किया जाएगा कि अगले 3 से 4 वर्षों में मत्स्य निर्यात दुगना करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर
74% की गई। तो देखिए इसके तहत देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र में जो FDI है उसकी सीमा है 100%, लेकिन जो ऑटोमेटिक रूट थी उसके तहत 49% ही था। लेकिन अब 49 से बढ़ाकर इसे 74% कर दिया गया है। लेकिन अगर 74% से अधिक करना हो निवेश तो सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है देश में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट। तो देखिए जो 2015 से 16 में देखा जाए तो प्रति लाख पे 122 थी और 2016 से 18 में ये प्रति लाख पे 113 हो गई। मतलब संपूर्ण भारत का देखा जाए तो प्रति लाख में 2016-18 में ये प्रति लाख पे 113 है। और अगर राज्य में देखा जाए सबसे अधिक मातृत्व मृत्यु दर तो असम में है, माफ कीजिएगा 113 आ गया, एक्चुअली ये है 215। ठीक है, 215 मृत्यु दर है असम की सबसे अधिक। नेक्स्ट है कि शीघ्र ही शुरू होगी तीसरी किसान रेल सेवा, और ये कहाँ से होगी तो ये निजामुद्दीन से यशवंतपुर कर्नाटका तक होगी। ठीक है, इससे पहले भी शुरू हुई थी, आपको याद होगा अगस्त 2020 में, जो कि देवलाली व कोल्हापुर महाराष्ट्र से मुजफ्फरपुर बिहार के बीच, और दूसरा था अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली के बीच, और तीसरा शुरू हो गया निजामुद्दीन से यशवंतपुर कर्नाटक के बीच। चलिए नेक्स्ट है मानव पूंजी सूचकांक विश्व बैंक रिपोर्ट। तो इसमें देखा जाए तो मानव पूंजी सूचकांक में कुल देश शामिल किए गए हैं 174, जिसमें भारत का स्थान आया है 116, और जो आकलित अंक मिला है यह है 0.49। और प्रथम 3 देश देखा जाए मानव पूंजी सूचकांक में तो वह है सिंगापुर, दूसरा है जापान, तीसरा है हांगकांग। और अंतिम से देखा जाए 174 देशों में तो 174वें स्थान पे है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 173 पे है दक्षिणी सूडान, 172 पे है चाड। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020। तो इसे जारी किया जाता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020। इसमें कुल देश जो शामिल हुए थे इस रिपोर्ट में वो है 162, और इसमें भारत का स्थान है 105वां। और इसका जो मान दिया गया है 0 से 10 तक के मान के बीच में जो भारत को मान दिया गया है वो है 6.56, और इसके साथ ये 105वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 79 पे था, लेकिन इस बार 105 पे है। चलिए देखा जाए आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में जो विभिन्न राष्ट्र की सूचकांक है वो रैंकिंग है, उसमें पहले स्थान पे आता है हांगकांग, दूसरे पे सिंगापुर, और उसी तरह से देखा जाए सबसे नीचे से 5 राष्ट्र तो 162वें स्थान पर है वेनेजुएला, 161 पे है सूडान, 160 पे है लीबिया, 159 पे है अंगोला, और 158 पे है ईरान। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देश की स्थिति इसमें कैसी है तो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका जो 85th पोजीशन पे है, फिर 98 पे है भूटान, 105 पे तो आपके भारत है, 109 पे है नेपाल, 124 पे चीन, 129 पे पाकिस्तान, 133 पे बांग्लादेश, और 142 पे म्यांमार। ये इनका स्थान है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड 2020 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ये जो है वर्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है विपो, उसके द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें जो कुल देश 131 शामिल किए गए हैं, और भारत की जो रैंकिंग है वो 48 है, और ये 0 से 100 के मान में देखा जाए तो 35.59 इसे पॉइंट मिला है, और इसके साथ ही 48 पोजीशन पे है। भारत पिछले साल यानी कि 2019 में 52 पर था। देखा जाए तो प्रथम 3 देश जो है वो है स्विट्जरलैंड 66.08 पॉइंट के साथ, और इसी तरह अंतिम 3 देश देखा जाए तो 131वां स्थान है यमन का, 130वां है गुनिया का, और 129वां है म्यांमार का। और भारत के पड़ोसी देशों में इसकी स्थिति देखा जाए तो चीन है 14वें स्थान पे, नेपाल है 95th पे, श्रीलंका है 101 पे, पाकिस्तान 107 पे, बांग्लादेश 116 पे, और म्यांमार 129 पे। यह है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है। ये जारी की गई है उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापारिक विभाग के द्वारा, और ये 5 सितंबर को जारी की गई है वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहला स्थान मिला है आपको आंध्र प्रदेश का, दूसरा उत्तर प्रदेश का, तीसरा तेलंगाना का, चौथा मध्य प्रदेश का, और 5वां झारखंड का। और इसी तरह से बिहार का 26वां स्थान है, पुदुचेरी का 27वां, केरल का 28वां, और 29वें स्थान पर 8 राज्य हैं।
कौन कौन है? तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा और सिक्किम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य 29वें स्थान पर हैं बराबर रैंकिंग के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नियुक्ति। नियुक्ति में देखा जाए तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है परेश रावल, और इन्हें 2014 में पद्मश्री मिला था। फिर देखा जाए तो साउथ इंडियन बैंक के जो नए प्रबंधक निदेशक जो एमडी और सीईओ बने हैं वो है एम राधाकृष्णन, साउथ इंडियन बैंक के। फिर आपको रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं वीके यादव। फिर सत्र 2020-21 के लिए जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो अध्यक्ष बने हैं वो है देवेंद्र विजय दर्डा, और राज्यसभा के उपसभापति पुनः निर्वाचित हुए हैं हरिवंश नारायण सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। फिर देखा जाए ट्राई के जो नए चेयरमैन बने हैं वो हैं पीडी वाघेला। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई के नए अध्यक्ष हैं शेखर कपूर। फिर देखा जाए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है एल आदिमूलम। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई के नए चेयरमैन बने हैं अविक सरकार जो कि आनंद बाजार पत्रिका समूह के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरस्कार सम्मान। इसमें पहला टॉपिक है 72वां एमी पुरस्कार 2020। तो देखा जाए तो एमी पुरस्कार जो है तो अमेरिकी टेलीविजन कार्यक्रम के लिए 20 सितंबर 2020 को इसे ऑनलाइन दिया गया, जिसमें आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज की कैटेगरी में सीक्रेट्स क्रिक जो पॉप टीवी के हैं उसे दिया गया। फिर है आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज, इसमें दिया गया है सीरियल सेक्शन को जो कि एचबीओ पे आता है। फिर है आउटस्टैंडिंग अभिनेता, इसे दिया गया है जेरमी स्ट्रॉन्ग को। फिर आउटस्टैंडिंग अभिनेत्री इसे दिया गया है जेद्दा को, और जेदिया जो है वो एक ऐसी एमी पुरस्कार विजेता बनी इतिहास में जो सबसे कम उम्र की अभिनेत्री है। नेक्स्ट है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2000 विजेता है वो है मारिके लुकास रिजनेबेल्ट, और ये नीदरलैंड के निवासी हैं। इनकी पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और ये लेखिका जो है वो सबसे कम उम्र में बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली बनी जो कि 29 वर्ष की आयु में पा सकी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019। इसको देखा जाए तो 7 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा ऑनलाइन प्रदान किया गया, और इसके जो विजेता है वो है डेविड एटनबरो जो कि ब्रिटेन के एक प्रकृतिवादी और ब्रॉडकास्टर हैं। देखा जाए तो डेविड एटनबरो जो है वो फिल्म निर्माता निर्देशक रिचर्ड एटनबरो के छोटे भाई हैं, और इन्हें नाइटहुड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20। तो इसमें देखा जाए तो वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है वो है गुरप्रीत सिंह संधू। फिर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में आपके आ गई हैं संजू यादव। नेक्स्ट है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान पुरुष, ये है अनिरुद्ध थापा। फिर है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला, तो वो है रतनबाला देवी। और ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है पश्चिम बंगाल को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निधन। निधन में देखा जाए तो पहला है आंग्रीता। आंग्रीता जो है उसे हिम तेंदुआ के नाम से प्रसिद्ध थी, और ये नेपाल की एक पर्वतारोही है जो कि 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना ही एवरेस्ट पर फतह प्राप्त कर ली थी। फिर है शेखर बसु। शेखर बसु जो थे वो 2014 में पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक व देश के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन थे, और इनका निधन कोरोना के कारण हो गया। नेक्स्ट है एसपी बालासुब्रमण्यम। ये 2001 में पद्मश्री से और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे, और ये जाने माने संगीतकार, पार्श्व गायक और फिल्म निर्माता थे। इनका भी निधन कोरोना संक्रमित होने के कारण हो गया था। फिर नेक्स्ट है स्वामी अग्निवेश। ये सामाजिक कार्यकर्ता व आर्य समाज के नेता थे जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट है अशोक गस्ती। कर्नाटका के राज्यसभा सदस्य थे, इनका भी मृत्यु कोरोना से हुआ। फिर है बल्ली दुर्गा प्रसाद राय। ये तिरुपति से लोकसभा सदस्य थे, इनकी भी मृत्यु कोरोना की वजह से हो गई। फिर है सुरेश अंगड़ी। ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे और कर्नाटक के बेलगाम से लोकसभा सदस्य थे, और इनकी भी मृत्यु कोरोना से हो गई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम रॉय। वे एक एथलेटिक कोच थे, और इस वर्ष इन्हें लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए इनकी घोषणा हुई थी, लेकिन पुरस्कार मिलने से 3 दिन पहले ही इनकी मृत्यु हो गई।
नेक्स्ट है डॉक्टर पद्मावती अय्यर। ये देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिसको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के रूप में विख्यात थी, और इनकी मृत्यु भी कोरोना की वजह से हो गई। फिर है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती को हम लोग जानते हैं कि इन्होंने संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिलवाने वाले केरल के इदानीर मठ के संत हैं। और रघुवंश प्रताप सिंह देखा जाए तो इनकी मृत्यु हो गई है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। फिर है कपिला वात्स्यायन, ये प्रसिद्ध लेखिका और कलाविद थी। फिर है जसवंत सिंह, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और इसर आलूवालिया, ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है शेख सवा अल अहमद अल जाबेर अल सबा, ये कुवैत के अमीर मतलब कि शासक थे, इनका निधन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तक में देखा जाए पहला पुस्तक है थिंक लाइक अ मॉन्क, इसके लेखक है जय सेठी। थिंक लाइक अ मॉन्क, जय सेठी। फिर आता है दूसरा पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन, इसके लेखिका है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है अंतरिक्ष या स्पेस, इस कैटेगरी में देखा जाए तो पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेस क्राफ्ट का चीन द्वारा सफल परीक्षण किया गया। 6 सितंबर 2020 को दोबारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले अंतरिक्ष यान का सफल लैंडिंग कराई गई, और इस परीक्षण यान का जो प्रक्षेपण हुआ था वो जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 4 सितंबर को लॉन्ग मार्च 2F के रॉकेट के जरिए इसे किया गया था। फिर देखा जाए तो मंगल ग्रह व पृथ्वी के बीच इस शताब्दी की अब तक की तीसरी सबसे कम दूरी, जो कि 6.207 करोड़ किलोमीटर मतलब कि 3.857 करोड़ मील की दूरी पृथ्वी और मंगल की थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिसलेनियस, विविध। इसमें देखा जाए तो भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्थगित हो गया है, और अब ये जनवरी 2021 में होगा। नेक्स्ट है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना हेतु विधेयक पारित की गई है। यह है जामनगर गुजरात में स्थापना इसकी की जाएगी। नेक्स्ट है जिमेक्स 2020। इसमें देखा जाए तो 26 से 28 सितंबर 2020 को उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना और जापान की समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये संपन्न हुआ है, और जिमेक्स जो है वो 2-2 वर्ष के अंतराल पर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंद्र 2020। ये 4 से 5 सितंबर 2020 को भारत व रूस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ है, और ये इंद्र 2020 जो है वो 11वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खेलकूद में देखा जाए तो अरमान डुप्लांटिस का नया विश्व रिकॉर्ड। तो देखिए 18 सितंबर 2020 को स्वीडन के 20 वर्षीय पोल वॉल्टर अरमान डुप्लांटिस ने रोम में एक एथलेटिक में 6.15 मीटर मतलब कि 20 फुट 2 इंच छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये सरगई बबूका का 26 वर्षीय पुराना रिकॉर्ड भंग किया। सरगई बबूका का जो रिकॉर्ड था वो था 6.14 मीटर का। नेक्स्ट है थॉमस कप व उबेर कप 2020 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। तो देखिए ये विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरुषों का 31वां थॉमस कप था और महिलाओं का 28वां उबर कप। इसे कोरोना के कारण 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम की चयन समिति की नए अध्यक्ष कौन बनी है, तो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर नीतू डेविड। इसे बनाया गया है महिला क्रिकेट के चयन समिति का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर बने। तो 100 से अधिक गोल करने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी थे अली देई, ये ईरान के थे और इन्होंने 109 गोल लगाया था। इनका जो समय था खेलने का वो 1993 से 2006 तक खेला इन्होंने। और देखा जाए नेक्स्ट है कि 45वां यूएफए सुपर कप 2020, तो ये 24 सितंबर 2020 को हंगरी के बुडापेस्ट में खेला गया और इसके जो विजेता थे वो थे बैर्न म्यूनिक जर्मनी के, और जो हारे हैं वो सेविला क्लब स्पेन के। नेक्स्ट है अखिल भारतीय टेनिस संघ के नए अध्यक्ष। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है अनिल जैन और ये भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 में देखा जाए तो 31 अगस्त से 13 सितंबर को ये न्यूयॉर्क में हुआ और इसके विजेताओं के नाम की दृष्टि में देखा जाए तो पुरुष एकल में विजेता रहे थे डोमिनिक थिएम, ये ऑस्ट्रिया के हैं। फिर उप विजेता
अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के। महिला एकल में देखा जाए तो विजेता है नाओमी ओसाका जापान की और उपविजेता है विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस के। पुरुष युगल में देखा जाए तो विजेता है मेट पाविक क्रोएशिया के व ब्रूनो साउरिस ब्राजील के और उपविजेता रहे वेस्ले कुलहोप नीदरलैंड के और निकोलो मैक्टिक क्रोएशिया के। और महिला युगल में देखा जाए तो विजेता है लाउरा सिगेमुंड जर्मनी के और वेरा ज्वानारेवा रूस के और उपविजेता है निकोल मानिचर अमेरिका के और सू फियान चीन के। इस वर्ष जो मिश्रित युगल स्पर्धा है इसका आयोजन इस टूर्नामेंट में नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2020। इसमें देखा जाए पुरुष एकल तो विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के और उपविजेता है डिएगो शॉर्ट्समैन अर्जेंटीना के। और महिला एकल में देखा जाए तो विजेता है सिमोना हालेप रोमानिया के और उपविजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य के। एक्चुअली हुआ यूं कि कैरोलिना प्लिस्कोवा को चोट के कारण मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा, इसलिए विजेता हुए सिमोना हालेप। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत जो देय राशि है उसमें वृद्धि की गई है। तो किसमें की गई है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जहां 7.5 लाख रुपए दिया जाता था अब वो 25 लाख रुपए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जहां 5 लाख दिया जाता था वहां अब 7.5 लाख दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो नियमित श्रेणी में देखा जाए जो 5 लाख था वो 10 लाख हो गया और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में देखा जाए तो 5 लाख से 15 लाख हो गया और ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख से 10 लाख हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। तो इसमें देखा जाए तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया गया, जिसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि युवा बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण को दूर करना। नेक्स्ट है 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया, जिसका थीम था इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, मतलब दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। और दुनिया भर में नारियल का महत्व, उपयोग और जागरूकता पैदा करना इसका लक्ष्य था। फिर है 5 सितंबर को देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। फिर है 8 सितंबर को देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसका थीम था कोविड-19 महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन। नेक्स्ट है 9 सितंबर। 9 सितंबर को हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। ये 2020 में पहली बार मनाया गया है। फिर देखा जाए 10 सितंबर तो ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, जिसे कहते हैं वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, मतलब आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर काम करना। ये 2003 से मनाया जा रहा है। WHO के अनुसार लगभग 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। नेक्स्ट है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। फिर 15 सितंबर को अभियंता दिवस मतलब इंजीनियर्स डे मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया, जिसका थीम था ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। कहने का मतलब है जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के लिए 35 वर्ष। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता और संरक्षण के लिए समाधान खोजना। नेक्स्ट है 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, जिसे कहते हैं हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, मतलब स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता। फिर है 18 सितंबर विश्व बांस दिवस मतलब बैम्बू डे। इसे बैम्बू नाउ इसका थीम था और विश्व स्तर पर बांस के बारे में जागरूकता फैलाना इसका लक्ष्य था। फिर 21 सितंबर को देखा जाए तो यह है विश्व शांति दिवस मतलब सेपिंग पीस टुगेदर इसका थीम है, सेपिंग पीस टुगेदर, और इसे मनाया जाता है वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 25 सितंबर, इसे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फिर 26 सितंबर को CSIR दिवस मनाया गया और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसका थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 27 सितंबर को पुत्री दिवस मनाया गया और ये सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। फिर है 29 सितंबर, ये विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया गया। फिर है 30 सितंबर, ये अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका थीम था फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस, मतलब संकट की दुनिया के लिए शब्द ढूंढना।
तो चलिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको क्रॉनिकल के वीडियो आने वाले हैं। आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करें एग्जाम वर्ल्ड और आपको इस लोगों के साथ आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।